स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। लोकसभा चुनावों में बस ये कहे कि 2 महीने का वक्त है और ऐसे में आरजेडी को पता है कि स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है, जेडीयू अलग हो गई है, तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा, तो करेंगे क्या? तो ये एक नई स्ट्रैटेजी क्या बना ली गई है कि सिंपैथी वोट हासिल कर लो, क्योंकि अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या कहें कि इसका फायदा आरजेडी को होगा, नुकसान बीजेपी को होगा। बहुत तरह की बातें हो रही है, अटकलें हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। 2024 के चुनाव से पहले लालू यादव और हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। गिरफ्तारी की तलवार दोनों पर लटक रही है। 100 दिन से कम का वक्त बचा है और इंडी के 2 बड़े पार्टनर ईडी के शिकंजे में हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इसका असर क्या इंडी गठबंधन पर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पूरे दिन हलचल सीएम हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द घूमती रही, ऐसे में लग रहा था कि जैसे कोई फिल्मी पिक्चर चल रही है। ईडी की टीम सुबह करीब 7:30 बजे हेमंत के शांति निकेतन स्थित घर पहुंची थी, लेकिन वो वहां नहीं मिलते हैं। इसके बाद यही टीम झारखंड भवन पहुंची। यहां सोरेन का ड्राइवर मिलता है, जिससे पूछताछ होती है, लेकिन यहां भी सोरेन नदारद रहते हैं। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, उनके ड्राइवर को अभी ईडी की टीम अंदर लेके गई है, उनके आवास के अंदर लेके गई है। शांति निकेतन में जो आवास है उसमें लेके गई है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा मामले की लगातार ईडी जांच कर रही है और उनको लगातार कई समन दिए गए हैं। एक बार हालांकि पूछताछ भी हो चुकी है, लेकिन ईडी की टीम अब दिल्ली के आवास पहुंची है। वहां पर भी बताया जा रहा है कि जो आवास के अंदर कागजात है उनको तलाशने का काम ईडी के द्वारा किया जा रहा है। जो अधिकारी हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। सोरेन को सुबह से ईडी की ढूंढने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो सूरज ढलने तक जारी रहता है, लेकिन सोरेन का चार्टर्ड विमान आईजीआई पर खड़ा मिलता है, यानी सोरेन है तो दिल्ली में ही है। लेकिन कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। सोरेन के फरार होने की खबरें जोर पकड़ने लगी। इस बीच झारखंड सीएम कार्यालय की तरफ से पूछताछ के लिए 31 जनवरी को मौजूदगी का मेल सामने आया। सूत्रों से भी पता चला कि बीते रविवार हेमंत सोरेन ने अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल से मुलाकात की। मतलब साफ है, सोरेन जानते हैं कि चुनाव से पहले जो माहौल बन रहा है उसमें कुर्सी का संघर्ष बड़ा होने वाला है। ऐसे में जेएमएम की तरफ से ये आरोप लगाने शुरू कर दिए गए हैं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको यह बता दिया है कि भाई आप 31 तारीख को दिन के 1 बजे उनके जो आवास है वहां पर आ जाए और जो जानकारियां उनको चाहिए वो दर्ज कर लें। इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, कहीं न कहीं झारखंड सरकार को अस्थिर करना, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी करना इनके नियत में है। जानबूझ करके इस तरह के फीड्स दिए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी लापता हैं, मुख्यमंत्री जी फरार हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी टाइम ले लिया है 31 तारीख का ईडी से, फिर इस तरह की खबरें आ रही है तो हम समझते हैं कि पूर्णतः गलत है। इधर पटना में भी जब लालू यादव ईडी दफ्तर पहुंचे तो बेटी मीसा भारती उनके साथ नजर आई, लेकिन मीसा को दफ्तर के अंदर नहीं जाने दिया गया। इसी पर मीसा संग रोहिणी ने मोर्चा संभाल लिया। लालू जहां ईडी दफ्तर के अंदर अपना खाना और मफलर लेकर पहुंचे तो रोहिणी ने भी पिता के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर सोशल मीडिया पर जमकर हमला बोला। पूरे देश के लोग और स्पेशली बिहार के लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है और सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है। उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी की हेल्प की जरूरत होती है। तो आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज से ये एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है। इसका जवाब बीजेपी ने भी अपने स्टाइल में दे दिया। ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। इसको राजनीति जहां करप्शन हुआ है वहां वो पहुंचती है, वो अपना काम कर रही है। इसमें विवाद का क्या विषय है? कानून अपना काम कर रही है। वह घोटाला किए हैं, जमीन लिए हैं, नौकरी के बदले गरीबों की यहाँ पड़ी है लालू परिवार पर।
और कानून अपना काम कर रहा है। कानून सबके लिए समान होता है, ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग कानून होगा और किसी दूसरे के लिए अलग होगा। आज सुबह से ही दिल्ली से लेकर पटना, रांची और हरियाणा में ईडी में हलचल तेज रही। जाहिर है विकास वर्सेस भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी है, करप्शन का खेल जारी है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इंडी के नेता एक एक कर जेल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए बिहार इस वक्त फोकस पॉइंट है। कैसे लालू प्रसाद यादव से एक तरफ पूछताछ हो रही है, कल नीतीश कुमार ने शपथ ली है, आज उनकी पहली कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें बताया गया है कि 4 ऐसे एजेंडे हैं जिस पर मोहर भी लगी है। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए कैसे जातीय समीकरण साधने की अब कोशिश होगी। यानी 2 तस्वीरें हैं बिहार से जुड़ी हुई, बिहार की हलचल को ये बताती है। एक तरफ पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ किस तरह से लोकसभा चुनावों की तैयारी हो रही है। बीजेपी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका फायदा कैसे कैसे होगा ये आप समझिए। बीजेपी ने सीधे सीधे नीतीश कुमार की एंट्री करवा करके गठबंधन करके क्लीन स्वीप की तैयारी कर ली है। यानी 4 उखाने चित्त कर दिए जाएंगे विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो बिहार में आरजेडी हो या कांग्रेस हो। कैसे सब कुछ 4 उखाने चित्त करने की तैयारी है। बीजेपी का एजेंडा सीधे सीधे क्लीन स्वीप का है। 24 में कल शपथ ग्रहण बिना देरी के आज पहली कैबिनेट की बैठक हो जाती है। कैबिनेट बैठक में यह कहा जा रहा है कि कई अहम फैसले बिहार को लेकर के लिए गए हैं। बजट सत्र जो 5 फरवरी को पहले से डिसाइड था, इसको अब आगे बढ़ा दिया गया है। पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद बजट सत्र होगा। मंत्रिमंडल में माना जा रहा है कि महिलाओं को बड़ी भागीदारी दी जा सकती है, तो ब्राह्मण और मुस्लिम विधायक बन सकते हैं मंत्री। यानी ये फैक्टर भी कैसे जोड़ा जाएगा, जातिगत समीकरणों का पूरा ख्याल मंत्रिमंडल में रखा जा रहा है। बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग पर खास तौर पर ध्यान दे रही है। विभागों के बंटवारे के बाद आगे की रणनीति बनेगी कि कैसे अब आगे बढ़ना है। चुनावों को लेकर जातीय फैक्टर को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है, उसी जरिए जो मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। अब चलिए सर मैं आपको और एक जानकारी देती हूं, क्योंकि बिहार में सीधे सीधे एक तरह से कहें कि ये कहा जाता है कि जो जातिगत समीकरणों को साध लेता है उसी के हाथ सत्ता लगती है, और लोकसभा चुनावों में ये कहे कि उसी के हाथों बहुत बड़ी सीटें भी आती हैं। आप ये समझिए जो फ्यूचर रोड मैप है बीजेपी का वो क्या कहता है, यानी चुनावों के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है। बिहार में गठबंधन से बीजेपी को फायदा होगा, इसीलिए ये गठबंधन किया गया है। यानी नीतीश कुमार के साथ जो बीजेपी अब आगे बढ़ने के फैसले को कर चुकी है, इसके पीछे की रणनीति यही है कि इसका फायदा सीधे सीधे लोकसभा चुनावों में मिलता नजर आ रहा है। मंत्रिमंडल में भूमिहार, कोयरी, कहार समीकरणों को साधा जा सकता है। भूमिहार समुदाय को साधने की कोशिश मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए होगी। तो विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से आते हैं और सीधे कहें कि वो वोट जो 4% का है ओबीसी आबादी को, उसको साधने की भी कोशिश की जाएगी। अति पिछड़ों को साधने के लिए प्रेम कुमार मंत्री बनाए गए हैं। यानी एक एक नाम को ध्यान से सुनिए, एक एक नाम के पीछे की एक पूरी रणनीति है। नीतीश कुर्मी समुदाय के नेता माने जाते हैं और ये माना जाता है कि ये वोट बैंक तो उनके साथ ही रहेगा, और इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार क्यों पहली पसंद है। इस वोट बैंक के चक्कर में वो पहली पसंद है। विजेंद्र यादव के जरिए आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी की भी कोशिश होगी, क्योंकि आरजेडी की स्थिति भी कहा जाता है मजबूत है, लेकिन अगर उसकी कुछ सीटें मजबूत हैं, जहां बीजेपी को एक तरह से लोकसभा चुनावों में हार हुई थी, वहां वो 5 सीटें हैं जो आरजेडी के अच्छे दबदबे वाली हैं, उनको साधने की कोशिश होगी। तो वही मांझी के जरिए 15% दलितों को साधने की भी कोशिश की जाएगी। ये आप समझिए, क्योंकि वोट परसेंटेज सीधे सीधे इक्वल होता है, उसके जरिए जो एक तरह से कहे कास्ट पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश करता है, और मंत्रिमंडल विस्तार में यही कोशिशें की जा रही हैं।